हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि बेटा पिछले लेक्चर के अंदर अध्ययन किया था तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का, आज के लेक्चर के अंदर बेटा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कोलरास का नियम, जैसे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो इन टॉपिकों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बेटा जो पढ़ने वाले हैं वह कोलरास का नियम। चलिए क्या है बेटा कोलरास का नियम। सबसे पहले क्या करना है भाई, एक पात्र लीजिए। आपने बोला कि जी सर ये रहा पात्र। इस पात्र के अंदर हमने आपसे बोला द्रव भर दीजिए, और द्रव के रूप में आपने किसको भर दिया, जल को। द्रव के रूप में आपने किसको भर दिया है, जल को भर दिया। ये है जल, ठीक। अब इस जल के अंदर हम डालेंगे वैद्युत अपघट्य को। जल के अंदर क्या डालेंगे, वैद्युत अपघट्य को। तो वैद्युत अपघट्य बेटा क्या है, वे पदार्थ जो जल में जाके क्या हो जाए, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए। तो यहां पर बेटा यह बेटा क्या होगा, जब हम NaCl को जल में डाला तो आप बोलोगे सर ये टूट जाएगा, Na धनायन प्लस Cl ऋणायन। मतलब वैद्युत अपघट्य बेटा जल में जाकर क्या हो रहा है, अपने आयनों में टूट रहा है। और इसको हम बोल सकते हैं वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन क्या बोलेंगे बेटा इसको, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ठीक है, अब कहानी यहां तक की क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या करें कि भाई ये जो आपको जल दिखाई दे रहा है, इस जल की मात्रा को क्या कर दें, बढ़ा दें। जल की मात्रा को क्या कर दें, बढ़ा दें। और जो वैद्युत अपघट्य की मात्रा है इसको किसके बराबर कर दें, ना के बराबर। जैसे 1 लीटर जल में मान लीजिए चीनी के आपने 5 कण डाल दिए, 5-6 कण डाल दिए। तो आप बोले सर 1 लीटर जल में जो चीनी के कण डाले हुए हैं वो कैसे है, ना के बराबर। तो ऐसी तनुता कहलाती है अनंत तनुता। तो बेटा ऐसी तनुता क्या कहलाती है, अनंत तनुता। क्लियर, ऐसी तनुता क्या बन जाएगी, अनंत तनुता। अब कहानी क्या होगी, अब समझते हैं भाई। अनंत तनुता पर, किस पर, अनंत तनुता पर जो भी हम वैद्युत अपघट्य को डाल रहे हैं वह पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, वियोजित हो रहा है। जो भी वैद्युत अपघट्य को डाल रहे हैं वह क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है। तो यहां पर जो वैद्युत अपघट्य है, इस वैद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता है, वैद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता है कहां पर, अनंत तनुता पर, वह बराबर होगी, वह बराबर हो जाएगी किसके, इस वैद्युत अपघट्य के धनायनों, वैद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की जो चालकताएं होंगी, धनायनों तथा ऋणायनों की जो चालकताएं होंगी इनके योग के, इनके किसके बराबर हो जाएंगी, योग के बराबर हो जाएंगी। आप बोलोगे सर अब सुनिए क्या बताया, अनंत तनुता पर जब वियोजन कैसा होता है, पूर्ण होता है। वियोजन कैसा होता है, पूर्ण। तो वैद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता वैद्युत अपघट्य द्वारा जो दिए गए धनायनों और ऋणायनों इनकी चालकताओं के योग के कैसी होती है, बराबर होती है। क्लियर। अब आप लोग बोलो सर इसकी परिभाषा मोलर चालकता के संबंध में समझा दीजिए। बिल्कुल। तो मोलर चालकता बेटा कैसे परिभाषित दोगे, बोलोगे कि सर अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए धनायनों, वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए धनायनों तथा वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए ऋणायनों की जो चालकताएं होंगी, की जो मोलर चालकताएं होंगी बेटा इनके योग की कैसी होती है, इनके योग के बराबर होती है। क्या बताया, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए धनायनों
और ऋणायनों की जो चालकताएं होती है इनके योग के कैसी होती है, बराबर होती है। क्लियर, दोनों तरीके से परिभाषा समझा दी है। अब क्या करना है, इसको लिख लेना है। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनंत तनता पर, अनंत तनता पर जब वियोजन, जब वियोजन पूर्ण होता है, जब वियोजन पूर्ण होता है तो वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में, वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना एक निश्चित योगदान देता है, अपना एक निश्चित योगदान देते हैं। प्रत्येक आयन बेटा क्या करेंगे, अपना एक निश्चित योगदान देंगे, अर्थात बेटा यानी अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो यहां से लैम्डा EQ अनंतता पर बराबर बेटा n धनायन लैम्डा EQ अनंत प्लस n ऋणायन लैम्डा EQ अनंत। अर्थात यहां पर n क्या है, n है बेटा वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात आयनों की संख्या, धनायन है तो धनायनों की संख्या, ऋणायन है तो ऋणायनों की संख्या। यानी जब हम बेटा यहां पर किसी वैद्युत अपघट्य को डाल रहे हैं तो अनंत तनता पर वह क्या होगा, वह बेटा अपने आयनों में टूटेगा। जब धनायनों में टूटेगा तो यहां पर वियोजन के पश्चात धनायनों की संख्या, और जब ऋणायनों में टूटेगा तो वियोजन के पश्चात ऋणायनों की संख्या। ठीक, अर्थात अब हम बेटा लिखेंगे दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में बेटा अब परिभाषा देंगे। इसके अनुसार लिखेंगे अनंत तनता पर, अनंत तनता पर किसी वैद्युत अपघट्य की, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता वैद्युत अपघट्य के द्वारा, वैद्युत अपघट्य के द्वारा दिए गए धनायनों व ऋणायनों, धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता वैद्युत अपघट्य के द्वारा दिए गए धनायनों पर ऋणायनों की चालकताओं के योग की कैसे होती है, बराबर होती है। अर्थात बेटा यहां से फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा m कहां पर, अनंत तनता पर, n धनायन लैम्डा m अनंत प्लस m ऋणायन लैम्डा m अनंत। ठीक, यहां पर लैम्डा m क्या है, तो लैम्डा m यहां पर बेटा है अनंत तनता पर, अनंत तनता पर मोलर चालकता। ठीक, और उसके बाद n धनायन प्रति इकाई, प्रति सूत्र इकाई में वियोजन के पश्चात धनायनों की संख्या और वियोजन के पश्चात यह ऋणायनों की संख्या। क्लियर, अब हम बेटा इसके पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग को, नोट करिए यहां तक।
इसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कोलराल्स के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं अनंत तनता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण अर्थात इसकी गणना करना। पहला बेटा अनुप्रयोग नंबर 1, जैसे बेटा यहां से HCl CH3COO NaCl व NaCl के द्वारा CH3COOH की गणना ठीक है। अर्थात यहां पर बेटा क्या होगा कि ये तो तीन हमारे कैसे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य द्वारा हमको किसको बनाना है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य को बनाना है। क्लियर? तो कौन कौन से हैं बेटा, एक तो, और कहां पर, अनंत तनता पर गणना करनी है। ठीक है, तो अनंत तनता पर इनकी मोलर चालकता लैम्डा एम अनंत, पहला बेटा HCl है, दूसरा लैम्डा एम अनंत, दूसरा है CH3COO Na है, और तीसरा बेटा लैम्डा एम अनंत NaCl। पहले इसको लिख लेंगे, ठीक। और तीनों के तीनों बेटा हमारे कैसे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। तीनों कैसे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अब इन्हें बेटा अनंत तनुता पर इनको तोड़ेंगे, तो अनंत तनुता पर ये बेटा टूट जाएंगे। कैसे? यह बेटा टूट जाएगा अपने आयनों में लैम्डा एम अनंत H धनायन प्लस लैम्डा एम अनंत, और Cl बेटा कैसा है, माइनस, क्योंकि H पे प्लस और Cl पे माइनस। मैंने बोला था कि यह बेटा अपने आयनों में टूटेगा। अनंत तनता पर जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है, चाहे तुल्यांकी चालकता है, वह अपने आयनों में टूटेगी, और जो आयनों में टूटेगी तो इनकी जो चालकताएं होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी, वह बराबर हो जाएंगी मोलर चालकता के अनंत तनता पर या तुल्यांकी चालकता के। पर हमने यहां पर बेटा कौन लिया हुआ है, मोलर चालकता ली हुई है। ठीक, चलो अब इसको तोड़ेंगे। लैम्डा एम अनंत, आप बोलोगे यह टूट जाएगा Na धनायन प्लस लैम्डा एम अनंत CH3COO माइनस, इसे आयनों तोड़ दिया। इसी प्रकार लैम्डा एम अनंत Na धनायन प्लस लैम्डा एम अनंत Cl माइनस। ठीक, कहानी करनी क्या है, इसे डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, इसे डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 2, इसे डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तीन हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य थे, इनको इनके आयनों में तोड़ दिए। ठीक है, अब किसकी गणना करनी है, हमें गणना करनी है CH3COOH की। कहां पर, अनंत तनता पर। यह हमारा कैसा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जरा इसको भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा लैम्डा एम अनंत H धनायन प्लस लैम्डा एम अनंत CH3COO माइनस। ठीक, इसे चाहो तो बेटा डाल दो समीकरण नंबर 4। हमें बेटा समीकरण नंबर 4 की तो गणना करनी है। इस समीकरण की क्या करनी है, गणना करनी है। किससे गणना करनी है, इन प्रबल वैद्युत अपघट्य से। कैसे बनाओगे इन प्रबल वैद्युत अपघट्य से इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य को। चलिए आप जरा बेटा इस हमें बनाना है एसिटिक अम्ल को, तो एसिटिक अम्ल बनाने के लिए चाहिए CH3COOH। अब इन तीनों में हमें कहां मिलेगा भैया CH3COOH, कहां पर मिलेगा CH3COOH? तो आप बोलोगे सर
हमें H को मिल रहा है समीकरण 1 के अंदर और CH3COO मिल रहा है समीकरण 2 के अंदर। अगर इस H को अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये बन जाएगा CH3COOH। अब हमने बोला भाई बात तो करेक्ट है, बात कैसी है, करेक्ट है। तो आपने बोला कि सर समीकरण 1+2, फिर आप बोलोगे, फिर हमने बोला कि इस Cl को कैसे बाहर करें, इससे Na को कैसे बाहर करें। आप बोलोगे सर ये वाला जो समीकरण नंबर 3 है इसको घटा दीजिए। तो घटाने पर ये वाले दोनों पॉजिटिव मान और ये वाले दोनों नेगेटिव मान बेटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फिर क्या बचेगा, बचेगा हमारा यही CH3COOH। चलिए तो जोड़ते हैं, जोड़ेंगे भाई LHS में जो समीकरण उसको हल करेंगे, RHS में RHS वाले। चलिए करते हैं। लैम्डा m समीकरण 1 हमारा कौन है, ये रहा। तो लैम्डा m अनंत HCl, समीकरण 2 की बेटा LHS में जोड़िए, लैम्डा m अनंत CH3COO Na, में से घटा दीजिए समीकरण 3 की LHS को, लैम्डा m अनंत NaCl। चलिए अब इन सब के मान लगाओ इधर। इसका मान बेटा लैम्डा m अनंत H धनायन प्लस लैम्डा m अनंत Cl माइनस में जोड़ेंगे समीकरण 2, लैम्डा m अनंत Na प्लस लैम्डा m अनंत CH3COO माइनस, और इसमें बेटा घटा रहे समीकरण 3, तो समीकरण 3 की RHS कोष्टक के अंदर खोलेंगे इसको, लैम्डा m अनंत Na प्लस लैम्डा m अनंत Cl माइनस। ठीक है, तो यहां पर बेटा LHS को हल किया और RHS को। चलिए तो यहां पर जब इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो ये सभी चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। ये वाला मान प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी बेटा मान किसका है, प्लस का माइनस का हो जाएगा। चलिए लगाएंगे, लैम्डा m अनंत H प्लस लैम्डा m अनंत Cl माइनस प्लस लैम्डा m अनंत Na प्लस लैम्डा m अनंत CH3COO माइनस, यह बेटा माइनस का हो जाएगा, लैम्डा m अनंत Na प्लस और प्लस माइनस माइनस लैम्डा m अनंत Cl माइनस। ठीक, जो ये बेटा मान थे वो किसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे माइनस के। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि भैया ये Na प्लस तो इसके आगे माइनस है और इसके आगे चिन्ह प्लस का है, कैंसिल। यह देखो प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा लैम्डा m अनंत H प्लस लैम्डा m अनंत CH3COO माइनस। क्लियर। और जरा देखेंगे बेटा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या देखा कि लैम्डा m अनंत H आइन, लैम्डा m अनंत CH3COO माइनस बराबर किसके, लैम्डा m अनंत CH3COOH के। तो ये बेटा बराबर हो जाएगा लैम्डा m अनंत CH3COOH के। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको बेटा क्या करना है, इन तीनों में जिसकी बेटा जिस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की गणना करवाई होगी, देखिए उसमें कौन कौन से प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं और उसको फॉर्मूला कहां कॉमन आ रहा उनको जोड़ दीजिए, शेष जो बचेगा उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। बस समीकरण हमने देखा था कि समीकरण 1 में H मिल रही थी, समीकरण 2 में CH3COO मिल रहा था, दोनों को जोड़ दिया, तीसरे को घटा दिया। तो LHS और RHS को हल कर दिया। आपका ये बेटा हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की गणना कर ली है। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहा हूं, नोट करिए। इसके बाद बेटा सेकंड हेडिंग पढ़ने वाले हैं जिसका दूसरा अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा की गणना करने में। कैसे निकालेंगे वियोजन की मात्रा, देखो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर लैम्डा C बट्टे लैम्डा अनंत। अब आप बोलो सर ये क्या हुआ, इसका मतलब समझाइए। तो ये है किसी भी तनुता
तनता पर तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को विलय के वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्लियर? परिभाषा लिखेंगे, किसी भी तनता पर तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को विलय के वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्लियर? तीसरा बेटा आप लोग बता सकते हो, तीसरा अनुप्रयोग बेटा इसका है वह है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना। जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने बेटा पढ़ा कोलराज का नियम, समझे इसके बेटा यहां पर किसको, अनुप्रयोग को। उम्मीद है आप लोगों को बेटा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे जो अध्ययन करने वाले हैं वह बेटा फैराडे के वैद्युत अपघटन की ओर चलने वाले हैं, तो नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विद्युत अपघटन को। देखिए, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम से पहले बेटा हम लोगों को अध्ययन करना होगा वैद्युत अपघटन का। क्या है वैद्युत अपघटन? तो वैद्युत अपघटन है वैद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा, वैद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा जो वैद्युत अपघट्य हैं इनके विघटन की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन। और यह क्रिया कहां होती है? यह क्रिया विद्युत अपघटनी सेलों में होती है। इसमें क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्लियर? कैसे समझते हैं इसकी विधि के द्वारा, समझते हैं इसकी विधि के द्वारा। समझो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पात्र को लेंगे। कहानी थोड़ी समझना यहां से, ठीक है। एक पात्र है, इस पात्र के अंदर भरा हुआ है विलयन। अब ये विलयन किससे मिलकर बना हुआ है? तो भैया विद्युत अपघट्य का ये क्या होगा, जलीय विलयन। विद्युत अपघट्य का क्या होगा, जलीय विलयन। मतलब आपने जो भी पदार्थ लिया हुआ है विद्युत अपघट्य का क्या भरा होगा, जलीय विलयन। ठीक है, इसके अंदर जो पदार्थ होंगे, आपने जो भी वैद्युत अपघट्य लिया होगा उसमें तो आयन होंगे। तो आप बोलोगे सर इस विलयन के अंदर तो आयन उपस्थित है। बिल्कुल। कौन कौन से आयन उपस्थित हैं? तो आप बोलोगे सर इस विलयन में तो धनायन उपस्थित है और कौन उपस्थित है, ऋणायन उपस्थित है। ठीक है, अब करना क्या है, इस विलयन में हम क्या करेंगे, दो छड़ों को डुबो देते हैं। इस विलयन के अंदर कितनी छड़ों को, दो छड़ों को डुबो देते हैं। पहली छड़ और दूसरी छड़, ये हमने दो छड़ें डुबो दी। एक छड़ हमारी किसकी होगी, कैथोड की होगी, और दूसरी छड़ बेटा किसकी होगी, एनोड की। क्लियर? यहां पर जो कैथोड की छड़ है वह बेटा हमारी कैसी है, धनात्मक है। कैथोड की छड़ बेटा यहां पर कैसी है, धनात्मक। और यहां एनोड की छड़ है वो यहां पर कैसी है, ऋणात्मक छड़। एनोड की छड़ कैसी है, ऋणात्मक छड़ है। ठीक, अब करना क्या है बेटा, यहां पर जब विलयन में आयन उपस्थित है, अब हम इन दोनों छड़ों के बीच अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक मध्य में, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में हम विभव को स्थापित कर दे रहे हैं। किसको स्थापित कर दिया, विभव को। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में हमने विद्युत विभव को लगा दिया। ठीक, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। ठीक, तो कहानी ये होगी, जैसे हमने बेटा इसके सिरों पर हमने विभव को लगाया तो जो ये हमारा धनात्मक विभव है
ये धनात्मक विभव बेटा किधर जाएगा, जिधर हमारा क्षण बेटा ऋणात्मक होगा, जिधर बेटा क्षण हमारा ऋणात्मक होगा उधर धनात्मक जाएगा। तो बेटा धनात्मक किधर जाएगा, धनात्मक जो धनायन है वो धनायन जाएगा किधर, कैथोड की ओर अर्थात ऋणात्मक की ओर। ठीक, इसी प्रकार जो ऋणात्मक जो ऋणायन है वो ऋणायन किधर जाएगा, ऋणायन जाएगा किधर जाएगा, एनोड की ओर। और एनोड हमारा कैसा है, धनात्मक है। एनोड हमारा कैसा है, धनात्मक है। कहानी क्लियर हुई? यानी कहानी क्या हुई, मैंने बताया कि जैसे ही बेटा हमने सबसे पहले एक पात्र लिया, पात्र के अंदर विलयन है, विलयन में आयन उपस्थित है, दोनों के बीच दोनों बेटा हमने इस विलयन में हमने क्या किया है, दो क्षणों को डुबो दिया। दो क्षणों को डुबोने पर एक क्षण बेटा हमारी कैथोड की और एक एनोड की है। जो एनोड की क्षण है वो किसका काम कर रही है, धन आयन का। जो कैथोड की क्षण है वो किसका काम करेगी, ऋणायन का। हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में बेटा हमने किसको स्थापित कर दिया, हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव को स्थापित कर दिया। तो विभव को स्थापित करने पर जो इस विलयन में जो आयन है वो आयन बेटा गत करना शुरू करेंगे किधर, जो धन आयन है वह चलेगा ऋणायन की ओर अर्थात कैथोड की ओर, और जो ऋण आयन है वह चलेगा बेटा धन आयन की, जो धनात्मक एनोड है उसकी ओर अर्थात एनोड की ओर। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, कहानी ये होगी कि जो बेटा आयन एनोड पे आएगा, एनोड पे आएगा, एनोड पे जैसे ऋणात्मक आयन आया तो ये कैसा बन जाएगा, उदासीन हो जाएगा। एनोड इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कैसा कर देगा, उदासीन। इसी प्रकार कैथोड इस धनायन को बेटा क्या करेगा, ग्रहण करेगा, कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि धन और प्लस मिलेंगे तो उदासीन हो जाएंगे। लेकिन जो बेटा आयन एनोड पे आ रहा है तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर उसका होगा ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण। मान लिया A माइनस बेटा किधर आ रहा है, मान लिया कोई पदार्थ A माइनस है, A माइनस किधर आएगा, एनोड पर। तो एनोड पर आएगा तो एनोड पर बेटा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो बेटा A माइनस जब अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, लेकिन पहले से इस पे माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस, उदासीन। तो उदासीन कहां हो गया बेटा के, ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्लियर? इसी प्रकार बेटा अगर कैथोड की कहानी समझेंगे तो कैथोड पर आएगा, मान लिया यहां पर बी पॉजिटिव आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज कौन है, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, ये बेटा कैथोड बी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तब भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी क्या बन जाएगा, उदासीन। और इस पर कहानी जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। चिंता ना करिए, जब हम सेल को पढ़ाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से बताएंगे बेटा कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है, कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कौन ग्रहण करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उसका क्या होता है, अपचयन। ठीक है, तो यहां पर एनोड पर जो ऋण आयन है, जो ऋण आयन है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी बेटा कैसा हो जाएगा, उदासीन। ऐसे बेटा कैथोड पर जो धनायन है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, कैसा हो जाएगी, उदासीन। क्लियर? उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए समझ रहे, जैसे बेटा हमने NaCl लिया, इसके अंदर मैंने किसको डाला, NaCl को डाला, तो NaCl बेटा गलेगा और गलने के बाद टूट जाएगा Na धनायन प्लस Cl ऋणायन, Na धनायन और Cl ऋणायन। तो अब बताओ भैया धनायन किधर जाएगा, ऋणायन किधर जाएगा। आप बोलोगे सर जो Na धनायन है, जो धनात्मक है वो जाएगा कैथोड पर। ये कहां जाएगा भाई, कैथोड पर। बोलो बात सही है। Cl पे माइनस है, माइनस किधर जाएगा, Cl माइनस जाएगा भाई एनोड पर, तो ये जाएगा भाई एनोड पर। अब चूंकि दोनों बेटा जैसे एनोड और कैथोड में पहुंचेंगे दोनों उदासीन होंगे, कैसे होंगे अब समझते हैं। एनोड पर कहानी होती है बेटा ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही बेटा उस पर चार्ज प्लस आएगा। ठीक है, चलो यहां पर बेटा एनोड पर कौन है, एनोड पर Cl माइनस जाएगा और ये बेचारा करेगा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, लेकिन पहले से इस पे तो एक माइनस है, तो बेटा ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन।
दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन। कहां क्रिया हुई बेटा, ये एनोड पर क्या किया, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार कैथोड बेटा प्लस चार्ज Na पर है, किधर जाएगा, कैथोड पर, और कैथोड पर होगा, कैथोड पर Na प्लस, कैथोड पर इसका होगा अपचयन। अपचयन का मतलब इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए जाएंगे। Cl एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। क्लियर। तो जब Na एक प्लस का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, Na, क्योंकि इसका माइनस इसके प्लस को कैंसिल कर देगा। इसका क्या हुआ, अपचयन। ठीक है, तो यहां पर मान लिया मैंने दो Cl माइनस लिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, Cl2 बन जाएगा। ऐसे ही दो Na बेटा, दो इलेक्ट्रॉन क्या गए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन बेटा Na को ग्रहण कराने, तो हमें Na भी दो चाहिए, अर्थात 2Na। ठीक है, अब यहां से क्या समझे, यहां से जब बेटा एनोड पर इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन का तो बेटा त्याग किया जा रहा है, और त्याग करने पर बेटा वो क्या हो रहा है, वह बेटा उदासीन हो रहा है। वह क्या हो रहा है, उदासीन। इसी प्रकार कैथोड पर बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा रहा है, ग्रहण। एनोड से इलेक्ट्रॉन का त्याग और कैथोड से इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा रहा है, ग्रहण। और कैथोड पर जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है तब भी क्या हो रहा है, उदासीन। क्लियर। अर्थात सीधी कहानी ये हुई कि भैया इधर रखा एनोड और इधर रखा कैथोड, तो मैं आपसे पूछे बेटा इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। बेटा किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर। फिर धारा किधर बेटा प्रवाहित हो रही है, तो देखो आयन बेटा, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा किधर, कैथोड से एनोड की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की ओर, अर्थात धारा का प्रवाह हो रहा है बेटा कैथोड से एनोड की ओर। ये हो रहा है धारा का प्रवाह। क्लियर। तो आप ध्यान रखना बेटा, कोई भी ऋणात्मक पदार्थ, इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक वैद्युत अपघट्य है, वह आएगा किधर, एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और वह क्या बन जाएगा, उदासीन। इसी प्रकार यहां पर कैथोड पर क्या होगा, जो धनात्मक है वह जाएगा कैथोड पर, और धनात्मक बेटा जब कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब भी क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, तो यहां से ये बेटा इसकी क्या हो चुकी है, क्रिया विधि। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। यह क्रिया विद्युत अपघटनी सेलों में होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ओके, नोट करिए बेटा इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा हम महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत अपघटन के नियम। इसके बाद बेटा हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं यह प्रश्न बेटा बहुत अच्छा खासा बनता है आप लोगों के सामने। आपसे प्रथम नियम भी पूछ लिया जा सकता है, आपसे द्वितीय नियम भी पूछ लिया जा सकता है, आपसे एक साथ दोनों पूछ लिए जा सकते हैं।
चलिए समझते हैं प्रथम नियम को। इसके दो नियम थे। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम ये है कि भाई अभी हमने विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड देखे थे, तो उन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या बताया ये कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें से उस वैद्युत अपघट्ट इसके बाद बेटा हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वह फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। दो नियम है इसके। प्रथम नियम क्या है समझिए। प्रथम नियम यह है, अभी हमने बेटा चित्र समझा था कि एक विलयन के अंदर दो छड़ें डुबोई थी जिनको इलेक्ट्रोड बोला था। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होगी वह वैद्युत अपघट्ट में से जो प्रवाहित आवेश होगा उसके कैसी होती है? समानुपाती होती है। क्या बताया हमने? बताया जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा होगी वह वैद्युत अपघट्ट में से जो प्रवाहित आवेश होगा उसके कैसी होती है? समानुपाती होती है। अर्थात पदार्थ की मात्रा बेटा W से लिखेंगे, W समानुपाती हो जाएगा उसमें प्रवाहित आवेश Q। क्लियर? अब यहां से बेटा क्या होगा? समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक नेतांक ले आए Z और यहां पर क्या है Q। तो W बराबर Z और यहां पर पता है कि Q बराबर होता है I इंटू में T। Q बराबर क्या होता है? I इंटू में T। तो यहां पर लगा देंगे I इंटू में T। यहां पर W क्या है? W है भाई पदार्थ की मात्रा। Q क्या है? Q हमारा है विद्युत आवेश। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। I हमारा क्या है? वैद्युत धारा। और T हमारा क्या है? समय। T हमारा क्या है? समय। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कौन सी चीज क्या है। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के कैसी होती है? समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम हो गया? प्रथम नियम। लिखेंगे इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश की कैसे होती है? समानुपाती होती है। तो ये हमारा बेटा कौन सा नियम हो गया? प्रथम नियम। अब समझने वाले हैं द्वितीय नियम को, तो नोट करिए बेटा इसको। बेटा हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वह फैराडे का द्वितीय नियम। क्या है द्वितीय नियम? समझो। अब हम लेंगे भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट को, और भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट में हम क्या करेंगे? समान धारा प्रवाहित करेंगे। तो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट में हम क्या करेंगे? समान धारा प्रवाहित। पहला बेटा पात्र, दूसरा पात्र, ठीक है। इसके अंदर हमने बेटा ये डाल दी छड़, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर भी द्रव भरा हुआ है। मान लिया इसके अंदर बेटा द्रव ए भी है, इसके अंदर द्रव एक्स है। यहां तक कहानी क्लियर हुई? ठीक। अब कहानी ये होगी, इसके अंदर जो पदार्थ की मात्रा है वो मान लिया W1 है,
इसके अंदर जो पदार्थ की मात्रा है W2, तो इस पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है Z1 है, इस पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है Z2 है। उसके बाद इसका जो तुल्यांकी द्रव्यमान E1 हो जाता है, इसका तुल्यांकी द्रव्यमान बेटा क्या होगा, E2 होगा। बस ध्यान रखना है बेटा, इन सब में बेटा धारा क्या रखनी है, समान। तो धारा समान रखने पर होगा क्या कि भाई यहां पर या तो इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी या पदार्थ की मात्रा क्या होगी, मुक्त होगी। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्र जो पदार्थ की मात्रा है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी द्रव्यमान के कैसी हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। अर्थात W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के, W2 समानुपाती हो जाएगा E2 की। तो क्या परिभाषा बताई, परिभाषा बताई कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी द्रव्यमान, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के कैसे हो जाती है, समानुपाती। ठीक है, अब यहां से बेटा समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे, कांस्टेंट लेकर आएंगे यहां पर E1 इक्वेशन 1, इसे बेटा W2 समानुपाती चिन्ह हटाओ, बराबर का चिन्ह एक नेतांक लाए K और यहां पर E2, इसे समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया, समीकरण 1/2, एक में भाग किसका कर दे रहे हैं, 2 का, तो भाग करेंगे तो LHS का और RHS का, तो W1 में भाग करेंगे W2 का बराबर, इसकी RHS में बेटा K, E1 में भाग करेंगे K E2 का। तो आप बोलोगे सर K से K कैंसिल, तो यहां से होगा क्या, यहां से होगा भाई कि ये W1 बट्टे W2 बराबर हो जाएगा E1 बट्टे E2 के। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर। लेकिन हमें पता है, कहानी क्या पता है कि भाई W बराबर होता है ZIT, W बराबर क्या होता है, ZIT। तो यहां से दोनों में बेटा धारा समान है, तो यहां से हो जाएगा W1 बराबर क्या हो जाएगा, W1 बराबर हो जाएगा Z1 I इंटू T। इसी प्रकार W2 बराबर हो जाएगा Z2 I इंटू में T। दोनों के मान यहां पुट कर दीजिए, तो W1 की जगह लगाओगे Z1 I इंटू T बट्टे Z2 I इंटू T बराबर E1 बट्टे E2। तो आप क्या घटना देखोगे, आप बोलोगे सर ये I इंटू T से I इंटू T कैंसिल हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा Z1 बट्टे Z2 बराबर हो जाएगा E1 बट्टे E2, और बेटा E1 बट्टे E2 बराबर है W1 बट्टे W2। ठीक, चलिए अब यहां पर मैं पूछेंगे कि भाई ये बताओ यहां पर W1 क्या है, तो W1 है, W2 है, ये क्या है, भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा है, ये क्या है, पदार्थ की मात्रा, मात्राएं हैं। E हमारा क्या होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान, E हमारा क्या होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान, और Z हमने बताया बेटा क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। अब यहां पर बेटा हम बोल सकते हैं जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वह समानुपाती होता है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, चूंकि बेटा E समानुपाती है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक नियतांक आएगा बेटा F इंटू Z, जहां F क्या है, फैरड है, और एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक, चलिए तो यहां से बेटा F गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो Z बराबर हो जाएगा E बट्टे F, E बट्टे F, और F का मान कितना है, 96,500 कूलम। तो Z की जगह बेटा हम लगा सकते हैं E बट्टे F को। ठीक है,
अब ये हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान है, और तुल्यांकी द्रव्यमान बेटा किसी का निकालना है तो उसका तुल्यांकी भार, जो भी अड़भार होगा उसके बट्टे जो तत्व है उस तत्व पर उपस्थित आयनों की संख्या। ठीक है, चलिए तो अब इसकी हम क्या लिख रहे हैं, परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें, पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। क्लियर? ये था बेटा हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। अब हम लोग बेटा जो भी अध्ययन बचा हुआ है वो पढ़ेंगे अब सेल लॉ के बारे में। ठीक है, तो नोट करिएगा बेटा इसको।